हेलो दोस्तों, पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 28 नवंबर और आज के टॉपिक में हम लोग लेकर आए हैं भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति। ठीक है, तो चलिए देखेंगे आज पूरे इसका डायमेंशन समझेंगे। इसमें एक दो क्वेश्चन भी रहेगा जो कि प्रीलिम्स में पहले आया हुआ रहेगा उसमें। ठीक है, तो यूपीएससी के इस पे बिहाफ पे देखेंगे इसको हम लोग, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे रूरल कंजम्पशन इंडिकेटर है यहाँ पे, जैसे कि टू व्हीलर सेल्स, ट्रैक्टर, ये एग्रीकल्चर वगैरह जो भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं चर्चा में है क्यों ये। देखेंगे यहाँ पर कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था गरीबी, बेरोजगारी और कृषि संकट सहित कई चुनौतियों का सामना कर रही है। इन मुद्दों को हल करने के लिए ग्रामीण औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता विशेष रूप से महिलाओं के स्वामित्व वाले गैर कृषि उद्यमों पर है। ठीक है, और ऐसे उद्यमों के विस्तार से सकल घरेलू उत्पाद क्या है? जीडीपी को बोल रहा है कि समृद्धि के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार हो जाएगा। जैसे कि अगर जो भी अवसर होते हैं तो वो क्या होता है, पुरुषों के लिए आता है, लेकिन इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे महिलाएं जो घर पे बैठी रहती हैं, मतलब महिलाएं जो घर पे काम वगैरह खड़ी करती हैं, बाहर नहीं जाती हैं, तो अगर गांव में ही अगर आ जाएगा काम, तो अगल बगल की जितनी महिलाएं रहेंगी उन लोग को भी साधन मिल जाएगा कि यहाँ पर जाकर काम कर सके। ठीक है, तो इसीलिए ग्रामीण रोजगार जो है बहुत जरूरी है। और इस समय सरकार देखेंगे तो उस पे ध्यान भी दे रही है, और लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि जो अपना इंडस्ट्री वगैरह जो लगाते हैं, वो क्या है कि यहाँ पर लगाएँ। जैसे कि मान लीजिए अगर खेती करना है, तो देखिए ढेर सारे अगर खेती करना है अगर ऐसे, तो यहाँ पे महिलाएँ इसमें आकर अपना काम कर सकती हैं। ठीक है? और ऐसे बहुत सारे, जैसे सिलाई हो गया, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये सब जो भी रहेगा ये सारे काम कर लेती हैं, और भी अभी तो महिलाएँ बहुत ज़्यादा सेक्टर में जा रही हैं, हर सेक्टर में। देखिए इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। चलिए देखेंगे भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है। तो ग्रामीण जननांग की सांख्यिकी देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की 68.85%, इस किसके अनुसार है? 2011 के अनुसार है, जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। और नीति आयोग का अनुमान है कि वर्ष 2045 तक, नीति आयोग जानते हैं ना, नीति आयोग 2045 थिंक टैंक ये है, 2045 में भी यह आंकड़ा 50% से अधिक, यानी जो देश के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में ग्रामीण भारत के महत्व को दर्शाता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया ग्रामीण जनसांख्यिकी। वही देखेंगे इसमें रहन सहन का स्तर क्या रहेगा, रहन सहन का स्तर क्या है। तो जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 39% ग्रामीण परिवार एक कमरे वाले आवास में रहते हैं अभी, अर्थात केवल 53.2% के पास विद्युत की सुविधा है, और जबकि शहरी क्षेत्रों में यह सुविधा 92.7% है। वैसे 2011 के अनुसार अब यह है, लेकिन अब ग्रामीण में भी विद्युत सुविधा जो है पहुंच चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें 86% ग्रामीण परिवारों द्वारा खाना पकाने के लिए लकड़ी जैसे पारंपरिक ईंधन का उपयोग किया जाता था, तथा केवल 30.8% परिवारों के पास नल के जल की सुविधा थी, जिससे बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में चुनौतियों पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आंकड़ा रहेगा, 2011 का है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो ये रहन सहन का स्तर है। देखेंगे यहाँ पर रहन सहन में स्तर में, और अगर वही शहर में देखेंगे तो क्या है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें रहेंगी, और छोटे जो लोग रहते हैं वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। मतलब ये झुग्गी झोपड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या रहता है कि बड़े बड़े लोग उधर एक साइड हो जाएंगे, एलिट क्लास के लोग, और जो झुग्गी झोपड़ियों में स्लम एरिया है वो दूसरी तरफ हो जाता है। तो रहन सहन के में स्तर हो जाता है, स्तर में कमी रहती है, डिफरेंस। चलिए ग्रामीण गरीबी देखेंगे। ग्रामीण गरीबी मतलब गाँव में जो गरीबी है उसका, तेंदुलकर विधि से पता चलता है कि वर्ष 2004-5 में ग्रामीण गरीबी 41.8% के स्तर पर चिंताजनक रूप से उच्च थी, मतलब हाई थी, जो वर्ष 2011-12 में घटकर 25% हो गई। हालांकि वर्ष 2011-12 में 6 राज्यों में गरीबी अनुपात भी अभी भी 35% अधिक था। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय ये शहरी स्तरों की तुलना में काफ़ी कम है, जो सीमित उपभोग क्षमता तीव्र गति को दर्शाता है। मतलब देखते हैं कि अगर कोई सामान जैसे शहर में वही 10 रुपये मिलता है, तो गाँव में मिल जाता है वही चीज़ आपको 8 रुपये में। मतलब ठीक है, मतलब जो गाँव में उत्पादन होता है जैसे सब्जी वगैरह, लेकिन वही चीज़ अगर कोई बड़ी बड़ी चीज़ है तो शहर में सस्ता और गाँव में महंगा मिलता है। तो इसमें थोड़ा सा कमी और ये चलता रहता है, तो गाँव में अभी गरीबी रहती है।
उपभोग कंजप्शन भी नहीं कर पाते हैं गाँव वाले पूरा हर एक चीज़। चलिए रोजगार देखेंगे। रोजगार पीएलएफएस रिपोर्ट 2023-24 में बताया गया है कि ग्रामीण रोजगार मुख्य रूप से स्वरोजगार 53.5% और आकस्मिक श्रम 25.6% की विशेषता है। ग्रामीण श्रमिकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 58.4% कृषि में लगा हुआ है और जो मौसमी रोजगार प्रदान करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में वेतनभोगी नौकरियां कुल कार्यबल का केवल 12% है। किसका? वेतनभोगी नौकरियों का। तथा इनमें से अधिकांश पदों पर अनुबंध, सवेतन अवकाश और नौकरी की सुरक्षा का अभाव है। वही आईएलओ की भारत रिपोर्ट देखेंगे तो 2024 में पता चलता है कि शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी 2000 में 35.2% से लगभग दोगुनी होकर 2022 में 65.7% हो गई है। और जिसमें महिलाएं जो है 76.7% और जो पुरुष हैं वो 62.2% हैं की तुलना में अधिक बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। तो महिलाएं तो घर में ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं देखेंगे, अपने घर में ही देखेंगे, आपके जैसे माता जी हैं तो वो घर में ही रहती हैं, कोई काम वगैरह नहीं करती, मतलब घर के ही काम करती हैं, लेकिन उनको उसका भी कोई वेतन नहीं मिलता है। लेकिन वही कोई महिला एक घर से जाकर दूसरे घर में जाकर अगर कोई काम करती है तो उनको वहाँ वेतन मिलता है, लेकिन अपने घर में नहीं मिलता है और वो जीडीपी में नहीं जुड़ता है। चलिए, वर्ष 2017-18 से वर्ष 2023-24 तक भारत में 150 मिलियन नौकरियां जुड़ी, जिसमें ग्रामीण महिलाओं ने इस वृद्धि में 54% योगदान दिया, विशेष रूप से कृषि में। वही वर्ष 2023-24 में ग्रामीण महिला कार्यबल भागीदारी 12.5% बढ़कर 34.8% हो गई है। देखिए, जो 54% का योगदान था उसमें विशेष रूप से कृषि में ज़्यादा गई हैं। ठीक है, क्यों कृषि में गई हैं? क्योंकि कृषि में ज़्यादा मेहनत नहीं करना, मतलब मेहनत तो करना पड़ता है लेकिन ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। क्या है कि बस जो पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न पे काम करते चलना है। लेकिन वही अगर महिला अगर शिक्षित हो जाएंगी तो वो अलग-अलग सेक्टर में काम करेंगी, ठीक है? कई टेक्निकल में जाएँगी, ठीक है? डिफेंस में जाएँगी या हर एक चीज़ इंजीनियर में, मतलब हर एक चीज़ स्टेम में पहुँचेंगी, तो हर एक सेक्टर में जाएँगी, ऐसे ही कृषि में सिर्फ़ नहीं जाएँगी। इसीलिए कहा जाता है ना कि महिलाओं को शिक्षा बहुत ज़रूरी है कि उस आदमी के साथ में मिलकर कार्य करे, जो वो कर सके, वो महिला भी कर सके। देखेंगे यहाँ पे प्रधानमंत्री द्वारा स्कीम भी निकाला जाता है, जो कि हर एक स्कीम में देखा जाता है, महिलाओं को सुरक्षा दिया जाता है और रोजगार भी। कृषि संकट देखेंगे, कृषि संकट क्या है? छोटे और सीमांत किसान क्या होता है? जो 1 से 0 हेक्टेयर के बीच में, जो जिनका होता है ना 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में जिनका वो रहता है, भूमि रहता है, उनको बोलते हैं सीमांत किसान। जो कृषि आबादी का 86% हिस्सा है, के पास केवल 43% कृषि भूमि है, जबकि आर्थिक जोत वाले बड़े किसान 53% भूमि का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करते हैं। वही कृषि मजदूर जो भूस्वामियों की तुलना में ग्रामीण कार्यबल का बड़ा हिस्सा है, उन्हें मौसमी काम, कम मजदूरी और चिकित्सा सहायता और पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा उपायों की कमी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो यह है कृषि कृषि का संकट है। देखें कृषि संकट में, अब कृषि संकट में ऐसे आप लोग देखेंगे, जैसे कि एक मान लीजिए यहाँ पे किसान है, तो ये अपना धान उगाकर जाके, अब जब ये धान उगाएंगे तो क्या होगा, जाकर ये कम दाम में बेच कर आएंगे मार्केट में। ठीक है, अब ये मार्केट में जो खरीदेगा, तो इसके पास खूब ढेर सारे स्टोरेज रहेंगे और ये खूब बड़ा सा स्टोरेज में इसको एकत्र करके रख लेगा। लेकिन अगर इनके पास रहता तो ये चीज़ ये भी करते, और जब महंगाई ज़्यादा बढ़ती है, उसका डिमांड ज़्यादा होता है, तब ये भी मार्केट में निकालते हैं। लेकिन इनके पास है नहीं, ये उन्होंने बेच दिया इनको। अब ये दाम बढ़ाकर क्या करेगा, जब मार्केट में महंगाई फैलेगी, जब उसका डिमांड ज़्यादा होगा, तो ये इसको निकालेगा और बड़े दामों में बेचेगा। अब यही किसान बड़े दामों में इस धान को खरीदेगा, ठीक है? अगर अपने इसके पास नहीं रह जाएगा, तो क्या करेगा, बड़े दामों में खरीदेगा, तो बेचा कम में और खरीदा बड़ा ज़्यादा में। तो ये है कि जो किसान है, वो धीरे-धीरे गरीब होते जा रहे हैं, लेकिन वही जो भंडारण, स्टोरेज और जो वो बीच के मीडिएटर हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कृषि संकट कुछ ऐसा ही है। चलिए देखेंगे भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? तो देखेंगे उसमें बुनियादी ढांचा का विकास, प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरू किया गया, भारत नेट परियोजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ने ग्रामीण विद्युतीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे 18,000 से अधिक गांवों में बिजली आपूर्ति प्रदान की है और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। आपने देखा होगा,
कि इस समय लाइट की समस्या बहुत ही कम हो गई है। पहले के तुलना में अब में पहले के समय में क्या होता था? पहले के समय में अगर एक दिन लाइन देना है, एक दिन लाइट अगर देना है तो क्या है कि प ए 1 हफ्ते दिन का, तो 1 हफ्ते रात को देना है। ऐसे ऐसे होता था। और वो भी कितने घंटे के लिए? सिर्फ़ 6 घंटे के लिए, 5 घंटे की लाइट मिलती थी। लेकिन अब तो बहुत अब से कम ही रेयर रह गया है कि लाइट कटती होगी। नहीं तो हर जगह 24 घंटे लाइट उपलब्ध है। तो यही है कि दीनदयाल ये उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना यानी कि DDUJGJY के तहत ग्रामीण में विद्युत मिला है। एमएसएमई में सहायता मिला हुआ है। एमएसएमई के लिए सहायता क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड यानी कि मुद्रा, और एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना, स्फूर्ति पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना। वही देखेंगे ग्रामीण उद्यमिता और रोजगार को बढ़ावा देना देना के लिए क्या था? तो स्टार्टअप इंडिया शुरू किया गया था। स्टार्टअप इंडिया पहल, स्टैंडअप इंडिया पहल, स्टैंडअप इंडिया योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण शहरी संबंधों को मजबूत करना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, और एक और है इसमें ई-नाम मंच। वही देखेंगे इसमें कि ग्रामीण विनिर्माण के लिए नीतिगत रूपरेखा कौन सा योजना था? तो यह एक जिला एक उत्पाद ODOP। ठीक है। अब चलिए देखते हैं थोड़ा-सा भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं? तो चुनौतियाँ भी तो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि सबके लाभ देखेंगे, हानि देखेंगे, चुनौतियाँ भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। और आपके देखिए अगर मेंस में कुछ भी लिख रहे हैं, तो आप हर एक डायमेंशन को बताना है। इंट्रो देकर मेन बॉडी में आप उसके पहले तो लाभ बताइए, हानि बताइए, चुनौतियाँ बताइए, उसका क्या सुधार होगा वो बताना रहेगा। उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। चलिए चुनौतियों को देखेंगे। तो ये है विनिर्माण क्षेत्र में स्थिरता। क्या है? तो भारत के विनिर्माण क्षेत्र में स्थिरता आई है, जो वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद में केवल 15% का योगदान देगा, जो वर्ष 2014-15 में 16.1% से कम है। वही आप देखेंगे स्थानिक नियोजन चुनौती क्या है? तो यह है भारत में कृषि से विनिर्माण की ओर बदलाव धीमा और असमान रहा है। यहाँ असमान रहा है। ये 40% से अधिक कार्यबल अभी भी कृषि में कार्यरत है, जबकि चीन में यह 20% और अमेरिका में यह 2% रह गया है। देखेंगे हमारे यहाँ कृषि में अभी भी कृषि में बहुत सारे हम दिखा रहे हैं ना 40% लोग अभी भी लगे हुए हैं। तो क्या है कि सबसे ज़्यादा अच्छा अब देखेंगे अगर किसी को अपना आय बनवाना है, जाति बनवाना है, कुछ बनवाना है, तो अगर उनको कार्य बताया जाता है क्या करते हैं? तो सीधे लिखते हैं कृषि करते हैं। वही डाटा तो सबके सरकार के पास जाती है कि कृषि में कितने लोग हैं, तो कोई कुछ करते भी नहीं रहेगा तो भी बोल देंगे एग्रीकल्चर में है। अवसंरचना संबंधी मुद्दे, ये क्या है? भारत में विनिर्माण के विशहरीकरण के ने संगठित विनिर्माण को शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया है, जिससे लागत में कमी आई है, लेकिन अपर्याप्त ग्रामीण अवसंरचना के कारण विकास में बाधा उत्पन्न हुई है। चलिए, छोटे शहर और ग्रामीण क्षेत्र भारत में आर्थिक विकास के इंजन के रूप में उभर रहे हैं, जहां शहरी आबादी का आधा से अधिक हिस्सा रहता है और अनुमान है कि वर्ष 2050 तक इसमें उल्लेखनीय वृद्धि होगी। निवेश की चुनौतियाँ क्या हैं? तो ग्रामीण विनिर्माण में निजी निवेश सीमित है, खराब भौतिक बुनियादी ढांचा, विश्वसनीय भूमि, अभिलेखों की कमी और विकृत पूंजी बाजार और जैसे कारक इस कम निवेश में योगदान करते हैं। ठीक है? निवेश की चुनौतियाँ भी और भी ज़्यादा हैं, जैसे कि मान लीजिए गाँव में जाएँगे सड़क ही नहीं है। ठीक है? अब किसी भी पूंजीपति के लिए अगर कोई पूंजीपति कोई उद्यमी है, उसको क्या चाहिए? अच्छी सड़क चाहिए। जब सड़क ही नहीं रहेगी, 1 किलोमीटर जाने के लिए आपको 1 घंटा का वेट करना पड़ेगा। 1 घंटा लगेगा अगर जाने में, तो वो क्या यहाँ इंडस्ट्री क्यों लगाएगा? वो वहाँ पे नहीं लगाएगा जो 10 मिनट में या 1 मिनट में चला जाए 1 किलोमीटर। तो उसको अच्छा रास्ता चाहिए, ठीक है? अच्छा बिजली रहना चाहिए वहाँ पे, ठीक है? अच्छी वहाँ पे शहर होना चाहिए, आने-जाने का रास्ता और अगल-बगल जो भी खेत-ओत जो हो, वहाँ पे अच्छी इंडस्ट्री हो लग सके, ऐसा जगह होना चाहिए। और सरकार से लाइसेंस लेने में भी उनको अच्छी अनुमति होनी चाहिए, अच्छा वहाँ पे थोड़ा-सा सरलता हो अनुमति लेने में, ऐसा रखना चाहिए। कुशल संसाधन आवंटन तंत्र के अभाव के ने नए अधिक कुशल उद्यमों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है। चलिए, अब इसका देखेंगे भारत में ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ावा देने हेतु उपाय किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं? अब अपने आप तरफ से आप अपने उपाय, आगे राह या कुछ भी दे सकते हैं। तो यह है बुनियादी ढाँचे में निवेश। बुनियादी ढाँचे में निवेश कैसे करेंगे? विनिर्माण वृद्धि और आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु सड़क, बिजली, दूरसंचार सहित ग्रामीण बुनियादी ढाँचे में महत्वपूर्ण निवेश आवश्यक है।
वही एमएसएमई को बढ़ावा देने में क्या होगा, नीतियों को ऋण, भूमि और कौशल विकास कार्यक्रमों तक आसान पहुँच सुनिश्चित करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एमएसएमई को प्रोत्साहित करने से उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार सृजित होंगे। विशेष रूप से वे रोजगार जो ग्रामीण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आगे देखेंगे, संतुलित क्षेत्रीय विकास और शहरी ग्रामीण असमानताओं को कम करने के लिए छोटे शहरों को औद्योगिक केंद्रों के रूप में विकसित करने की दिशा में नीतिगत बदलाव महत्वपूर्ण है। वही देखेंगे, कौशल विकास पर ध्यान भी देना जरूरी है। ग्रामीण कार्यबल विशेष रूप से गैर कृषि क्षेत्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि ग्रामीण औद्योगिकरण से उत्पन्न समस्या संभावनाओं के लिए तैयार हैं। और क्या उपाय कर सकते हैं? तो ये महिला स्वामित्व वाली गैर कृषि उद्यम को बढ़ावा देना। ये उद्यम क्या होगा? उद्यम आय में विविधता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक विकास में योगदान करते हैं। भारत को 2030 तक 8% की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने के लिए नवसृजित रोजगार में आधे से अधिक महिलाएं शामिल होनी चाहिए। वही इन उद्यमों को औपचारिक बनाना है और व्यावसायिक क्षेत्र ऋण के माध्यम से लक्ष्य व्यवसाय एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना महत्वपूर्ण हो गया है। देखेंगे, डिजिटल अवसंरचना में वृद्धि। ठीक है, डिजिटल को जितना और भी और बढ़ाया जा सके तो बढ़ा दीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट रीच और मोबाइल कनेक्टिविटी सहित डिजिटल अवसंरचना का विस्तार करने से गैर कृषि क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी शामिल होगी। अब वो अगर डिजिटल करेंगे, महिलाओं को भी कोई ज़रूरत होगा तो तुरंत इंटरनेट के माध्यम से अपना पूछ सकेंगी, क्या उसके बारे में सूचना ले सकेंगी। इससे महिलाओं को बेहतर वित्तीय पहुंच, कुशल व्यवसाय प्रबंधन के लिए फिनटेक समाधानों के लाभ उठाने में मदद मिलेगा। अगर कोई लोन वगैरह लेना है तो बैंक के पास जाएंगी और यहाँ से महिलाएं जो है लोन लेकर अपने कृषि में लगा सकती हैं। कोई उद्यम लगाना है उसमें लगा सकती हैं, अपना कोई कार्य कर सकती हैं और बैंक को धीरे धीरे लौटाते रहिए ईएमआई बना के। तो अगर इंटरनेट का माध्यम रहेगा तो उससे जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे यूपीएससी में, आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। चलिए मैं पढ़ देता हूँ। ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से संस्थान अनुदान प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान करता है या करते हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भूमि विकास बैंक। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करिए और सही उत्तर का चयन करिए। केवल 1 और 2, या तो केवल 2, या तो 1 और 3, या तो 1 2 3। चलिए इसका आंसर करेंगे। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ अभी, लेकिन आप लोग फिर भी कमेंट बॉक्स में करिएगा। दो क्वेश्चन है, ये पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक। ठीक है, 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से लाभ पाने के पात्र हैं? क्वेश्चन ये 2011 में पूछा गया था। पहला है केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के वयस्क सदस्य। दूसरा है गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों के वयस्क सदस्य। तीसरा है सभी पिछड़े समुदायों के परिवारों के वयस्क सदस्य। चौथा है किसी भी घर के वयस्क सदस्य। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर मनरेगा में जाना है तो किसी भी घर के वयस्क सदस्य होने चाहिए, ऑप्शन नंबर डी लग जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए आपने यूपीएससी के 2 क्वेश्चन भी देख लिए इसमें से। अब अभी तक आपने वीडियो देख रहे हैं तो देखिए हमारे चैनल का नाम है क्या? पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। ठीक है, हमारे चैनल पर यूपीएससी और यूपीपीसीएस और आरओ का टेस्ट चला जाता है। ठीक है, तो आप इसको भी उसमें ज्वाइन हो सकते हैं और वीडियो जाकर देख सकते हैं उसमें। हमारे वीडियो को अगर अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही देखिए वीडियो। अगर आपको वीडियो कैसा लग रहा है तो अपना फीडबैक भी जरूर दिया करिए और बताइए कि कैसा लग रहा है ये वीडियो और क्या इसमें चाहिए, सुधार क्या करना है और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।
क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए देखिए जो भी इम्पोर्टेंट लगता है वो वीडियो लेकर हम लोग उसको आते हैं, और कोई भी टॉपिक में अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके, ठीक है? किसी के वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने टॉपिक या कोई भी डाउट हो उसको लिखिए, और चलिए सर कमेंट करते रहिए और बताइए कि क्या इसमें और सुधार किया जा सकता है और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है? तो चलिए बहुत जल्द फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।